इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में बताया गया था। आज हम सभी लोग जानेंगे एक साइकोलॉजी का चैप्टर है जिसको हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात वृद्धि या फिर वृद्धि और विकास, तो दोनों में क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कौन से नियम इसके माध्यम से लागू होते हैं, इसकी प्रक्रियाओं को जानने समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे पहले वृद्धि और विकास को हम उसके सूक्ष्म अंतरों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। एक आपका आता है वृद्धि और दूसरा आता है आपका विकास। वृद्धि को हम लोग ग्रोथ के नाम से भी, ग्रोथ भी कह सकते हैं, इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, और विकास को हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसको दोनों को हम लोग स्पष्टीकरण करें तो दोनों की प्रक्रियाएं डिफरेंट होती हैं, जिसको बार बार हर प्रकार से इसके बारे में जानने और समझने का प्रयास भी हम लोग करते हैं। इसमें जैसे बताया गया है कि सारी प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाओं को जानना समझना आवश्यक होता है, जो कि साइकोलॉजी में प्रमुख रूप से बताया भी गया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि के प्रक्रियाएं क्या होती हैं और विकास की प्रक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे बात करें तो वृद्धि के बारे में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो वृद्धि का संबंध जो होता है वो शारीरिक अंगों के मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। जो शारीरिक अंग होते हैं उसमें मात्रात्मक परिवर्तन के कारण बन सकते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जो उसमें परिवर्तन होते हैं उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। वृद्धि अर्थात ग्रोथ कह सकते हैं, जिसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं और इसको हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है, इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। दोनों की प्रक्रियाओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि वृद्धि का संबंध हमारे शारीरिक अंगों के मात्रात्मक परिवर्तन से होता है, जो कि हमारे शरीर में वृद्धि की हाइट, वेट, पर्सनालिटी आदि को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, उसी को कह सकते हैं। विकास का संबंध कहीं ना कहीं, विकास का संबंध जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन से होता है। ध्यान रखेंगे कि बालक के विकास का संबंध जो होता है वो गुणात्मक परिवर्तन के कारण ही होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें मात्रात्मक होता है और इसमें गुणात्मक होता है। नंबर 1 पॉइंट इसमें अगर देखने का प्रयास किया जाए, इसमें मात्रात्मक आधार पर और इसमें गुणात्मक आधार पर, मतलब इसमें क्वालिटीज़ भी दिखाई पड़ती हैं, उसमें केवल मात्रा के माध्यम से ही हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कि इसमें वृद्धि और विकास की कंडीशन को अगर देखा जाए तो उसमें वृद्धि की दिशा जो होती है, वृद्धि की जो दिशाएँ होती हैं वो कहीं ना कहीं गति का मापन इसमें किया जा सकता है। किसका मापन किया जा सकता है? नंबर 2, इसमें गति का मापन किया जा सकता है। गति का मापन हो सकता है, मतलब गति का मापन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें किसकी, विकास की, तो इसका विकास का मापन पूर्णतया संभव नहीं होता है। क्या होता है? इसमें विकास का जो मापन होता है वो संभव नहीं हो पाता है। विकास का जो मापन होता है वो पूरी तरीके से जो संभव नहीं है। ध्यान रखेंगे इसको, तो संभव नहीं है, मतलब इसमें गति का मापन हो सकता है, मतलब जैसे चाल है या दूरी है, मतलब इसका मापन हम लोग कर सकते हैं जब कोई बालक क्रियाओं को करता है अर्थात वृद्धि के कगार पे होता है। तो इसमें वृद्धि की दिशा व गति का, दिशा व गति मान सकते हैं इसको, दिशा व गति। ध्यान रखेंगे, दिशा व गति का भी मापन हो सकता है, या केवल मापन भी लिखा गया था तो इसमें दिशा और गति का मापन भी संभव हो सकता है। अब विकास का मापन पूर्णतया संभव नहीं होता है। ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। अगले पॉइंट्स की बात करी जाए, तीसरे पॉइंट्स की, तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, वृद्धि और विकास में क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। तो वृद्धि की एक निश्चित दिशा व गति होती है जो कि एक सीमा तक ही होती है, मतलब जो वृद्धि होती है वो एक ही सीमा तक होती है, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में नहीं हो सकते। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो इसकी दिशा जो होती है वो अनिश्चित होती है, मतलब इसकी दिशा अनिश्चित होती है और इसकी दिशा निश्चित होती है। ध्यान रखिएगा, निश्चित होती है और अनिश्चित होती है। दोनों की जो दिशाएं होती हैं इसमें निश्चित होता है और दिशाएं इसकी अनिश्चित होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इसमें गति प्रदान, देखिए, जिसकी सीमाएं कुछ भी हो सकती हैं, मतलब इसकी सीमाएं अनिश्चित होती हैं, अर्थात इसकी सीमाएं कुछ भी हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार से बताया गया दोनों को। तो दोनों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो दोनों की प्रक्रियाओं को अलग अलग से इस प्रकार से समझ सकते हैं। चौथे पॉइंट्स की अगर बात करी जाए तो इसमें वृद्धि के घटक जो होते हैं वो मूर्त होते हैं, मतलब जो वृद्धि का जो घटक होता है वो कहीं ना कहीं उनको दिखाई पड़ता है, मूर्त होते हैं, मतलब दिखाई पड़ते हैं। और जो इसमें जो होती हैं जो प्रक्रियाएँ इसमें अमूर्त होती हैं, मतलब वो दिखाई नहीं पड़ती। अर्थात जैसे किसी के अंदर जो लर्निंग पावर
पावर है या फिर कैपेसिटीज़ है, जो क्षमताएं हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, अर्थात उसमें अमूर्त क्रियाएं होती हैं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मूर्त क्रियाएं होती हैं, जैसे किसी की वृद्धि हो गई, किसी की हाइट हो गई, या फिर वजन हो गया। तो ये सब चीज़ें, वजन तो अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अमूर्त की प्रक्रियाओं में आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूर्त प्रक्रियाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उसकी हाइट को हम लोग मानते हैं कि उसकी मूर्त प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। घटक जो मूर्त होते हैं, जैसे आकार या लंबाई, भार, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत ही बताई गई हैं। उसके बाद में अगर हम पांचवें पॉइंट्स की बात करें, पांचवें पॉइंट्स में अगर समझने का प्रयास करें तो इसमें वृद्धि और विकास में क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसको हम लोग देखें तो वृद्धि एक सीमित प्रक्रिया या वृद्धि विकास में निहित होती है। वृद्धि एक सीमित प्रक्रिया तक होती है, ध्यान रखेंगे, एक सीमित प्रक्रिया तक होती है, और ये एक असीमित प्रक्रिया तक होती है। ध्यान रखिए, दोनों की प्रक्रियाएँ एक सीमित होती है और एक असीमित प्रक्रियाओं के अंतर्गत, मतलब इसको हम लोग माप सकते हैं, लेकिन इसका माप नहीं हो सकता है, जो कि असीमित होता है। एक व्यापक, बल्कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया या असीमित प्रक्रिया भी कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं व्यापक प्रक्रियाएं। ध्यान रखेंगे, जो व्यापक हो मतलब बृहत हो, बड़ा हो, उसको मतलब वो कभी भी अप्रत्यक्ष रूप से जो हमको हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, उसी को हम लोग व्यापक प्रक्रियाओं के अंतर्गत इसमें डेवलपमेंट में जोड़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। वृद्धि विशिष्ट होती है, बल्कि विकास क्या होता है, सामान्य होता है। वृद्धि अगर हम देखें तो यह एक प्रकार की विशिष्टता को दर्शाती है, जो विशिष्ट होती है, और यह एक प्रकार की क्या होती है, एक सामान्य प्रक्रियाएँ होती हैं, जो कि कभी भी इसमें दिखाई नहीं पड़ती, सामान्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। लेकिन अगर वृद्धि को देखें तो एक दिशीय होता है, इसमें केवल एक दिशा ही निर्धारित होती है, एक दिशीय होता है। लेकिन विकास की प्रक्रियाओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो विकास की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, एक दिशीय ना होकर के बहुदिशीय होती हैं, बहुमुखी दिशी, मतलब बहुदिशीय का प्रयास इसमें रहता है कि मतलब बहुत अनेक दिशाओं में ये प्रक्रियाओं को डेवलप कर सकती हैं, मतलब जिसका कोई क्षेत्र और प्रक्रियाएं उसमें हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो विकसित होती रहती हैं, जो कि विकास की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। वृद्धि मूर्त होने के कारण वाह्य होती है, कहीं ना कहीं अगर हम लोग 8वें पॉइंट्स की बात करें तो वृद्धि मूर्त होने के कारण क्या होती है, वाह्य होती है, मतलब जो दिखाई पड़ती है, लेकिन जो विकास होता है वो अमूर्त होने के कारण आंतरिक होता है। जो विकास होता है वो अमूर्त होने के कारण क्या होता है, आंतरिक होता है। मतलब ये आंतरिक, मतलब ध्यान रखेंगे, आंतरिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके अंतर्गत अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो जो आंतरिक प्रक्रियाएं मतलब अंतर्निहित प्रक्रियाएं, इसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अभिवृद्धि और विकास के प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास भी किया जाता है, जो कि इसके अंतर्गत साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में ही कुछ प्रक्रियाओं के बारे में जाना भी जाएगा, और जो कि कहीं ना कहीं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में बताएगा, और इससे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को हम लोग जानने समझने का प्रयास भी और भी बृहत रूप से करेंगे। धन्यवाद। और जो भी प्रक्रियाएं बताई जाएंगी वो नेक्स्ट टॉपिक में स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद।